भारत में राष्ट्रवाद शुरू होने के कई सारे कारण भी हम देख चुके हैं, जिसमें से कि आपका राजनीतिक कारण, धार्मिक कारण, सामाजिक कारण, है ना, इत्यादि अन्य कारणों को भी हम लोग देख चुके हैं कि किस तरह से जो है यहाँ पर लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जागृत होती है और लोग देश को क्या करते हैं आजाद करने के लिए, देश को क्या करते हैं आजाद करने के लिए एक होते हैं, संगठित होते हैं। यहाँ तक समझ चुके हैं। तो चलिए अब आगे देख लेते हैं कि जब हम लोग राष्ट्रवाद की भावना हम लोगों में आ चुकी है, फिर इसके बाद और सारे क्या क्या परिणाम आए, फिर महात्मा गांधी जी के योगदानों का भी हम लोग इसमें चर्चा करेंगे। आपके चंपारण किसान आंदोलन से लेकर के अहमदाबाद मिल मजदूर से लेकर के जलियांवाला बाग हत्याकांड से पूरा का पूरा आपको जो है बाबू टोटल जब तक आजादी नहीं मिल जाती है भारत को, तब तक की सारे के सारे क्रांति को एक एक करके एक्सप्लेन करके डिटेल से पढ़ाएंगे। ठीक है, चाहे बुक में आपका शॉर्ट दिया हो चाहे नहीं दिया हो, हम पूरे अच्छे से डिटेल से बता देंगे भारत की क्रांति। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आइए, हमारा टॉपिक है प्रथम विश्व युद्ध के कारण। सबसे पहली बात है तो आपको हम बताए थे कि प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था, जल्दी बताइए आप लोग। 1914 कब हुआ था? 1914 ईस्वी में। 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था। ठीक है, जिस कारण जो है ये इस पर भारत पर भी प्रभाव पड़ा, क्योंकि भारत में अंग्रेज उपनिवेश यहाँ पर भारत को बना के रखा था, तो ब्रिटेन पकड़ा गया विश्व युद्ध के चपेट में। जैसे कहने का मतलब ये हो गया, ऐसे समझिए कि आपके घर के कुछ लोग हमारे घर आए हैं और आपके घर में आग लग गया, तो आप बताइए अपना घर बचेगा कि हमारा घर बचाइएगा? सीधी सी बात, आप अपना घर भागिएगा, है ना। तो वही बात था, ब्रिटेन चपेट में पकड़ा गया। फर्स्ट वर्ल्ड वार यानी 1914 में प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ था, तो इसके चपेट में पकड़ा गया। तो अब उसके देश में खुद में मारामारी हो रहा है, युद्ध हो रहा है। तो यहाँ के लोगों से भी कहता है, यहाँ के जो कांग्रेस थे, आईएनसी थे, हम आपको बताए थे। चलिए यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं, बताइए बबुआ ये क्या हो रहा है जी। चलिए, आईएनसी की स्थापना कब हुआ था, जल्दी बताइए। आईएनसी का फुल फॉर्म होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस, जल्दी बताइए। 1885, 1885, गुड, बहुत शानदार। 1885 को जो है इसका स्थापना हुआ था। तो यहाँ इसमें जो लोग थे उसको क्या कहता है कि आप मेरा ना फर्स्ट वर्ल्ड वार में साथ दीजिए, हमको भगाने में साथ दीजिए, बदले में हम आपको क्या करेंगे, एक अच्छा गणतंत्र दे देंगे, हम यहाँ का राज छोड़ करके चले जाएंगे। लोग का ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वार में इसका मदद करते, छोड़िए ना देगा युद्ध जीतने के बाद। लेकिन हुआ क्या, इसका उल्टा। फर्स्ट वर्ल्ड वार खत्म हुआ, अब और ये पकड़ बना लिया अंग्रेज लोग, बड़ी ये सब खतरनाक थे। ठीक है, चलिए समझिएगा वही सब चीजों को डिटेल से। तो चलिए, प्रथम विश्व युद्ध के कारण क्या हुआ और परिणाम जो निकला प्रथम विश्व का, उसके भारत से क्या संबंध था, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध भारत में नहीं हुआ था। ठीक है बाबू, भारत इसके चपेट में बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन एक बात बताइए, अगर आपके पड़ोसी में आग लगा है तो नुकसान तो थोड़ा बहुत आपको घर को भी होगा, हाँ या ना। तो वही बातें था। ठीक है, कहता कि प्रथम विश्व युद्ध का परिचय जरा समझिएगा कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ किसमें किसमें था, ये आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रथम विश्व युद्ध किन किन देशों के बीच हुई थी? विश्व युद्ध कहने का मतलब आप लोग नहीं समझ रहे हैं। विश्व युद्ध कहने का मतलब कह रहे हैं कि बहुत सारे देशों में लड़ाई हो रहा है, मारपीट हो रहा है, किसका बम किस देश पे गिरेगा पता ही नहीं। ठीक है, जैसे ऐसे समझिए, दो घरों के बीच लड़ाई हो रहा है, दो परिवार में लड़ाई हो रहा है, तीसरा जाके घुस गया और छुड़ा रहा है, छुड़ाने के क्रम इसी को झापर लग गया। अब उसको इसको उठ गया गुस्सा, ये भी जाकर के मारने लगा। फिर आ गया चौथा छुड़ाने के लिए, अब गलती से उसको भी लग गया, वो भी घुस गया, मतलब मारा मारी हो रहा है पूरा समाज में। तो वही बात है कि पूरा देश में मारा मारी हो रहा है। ठीक है, चलिए, प्रथम विश्व युद्ध इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना रही है, बात सही है। प्रथम विश्व युद्ध होता है, फिर द्वितीय विश्व युद्ध के भी बारे में हम आपको बताए थे। प्रथम विश्व युद्ध में जो है हम लोग अंग्रेजी सत्ता के और अधीन हो गए थे, जबकि विश्व युद्ध में हम लोग वो गलती नहीं किए, विश्व युद्ध में उसको मार के ही भगा दिए। तो भारत को, है ना, आजाद होने में द्वितीय विश्व युद्ध का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, वो भी समझाएंगे आगे। हाँ, कहता है कि विश्व युद्ध इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है, यह यूरोपीय देशों की उपनिवेशिक साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा का परिणाम था। प्रथम विश्व युद्ध था, आखिर शुरू क्यों होता है? तो जो यूरोपीय लोग होते हैं, आपको भी पता है कि यूरोप के लोग क्या करें, जब 16वीं शताब्दी से पहले जब पुनर्जागरण होता है, तो पुनर्जागरण में क्या करता है, ये लोग दूसरे दूसरे देश में घूमना शुरू करता है बिजनेस के मकसद से या फिर उस देश को खोजने के लिए। तो खोजने के क्रम में वो लोग वहीं पर कब्जा कर लेता है। तो वहीं पर जो कब्जा कर लेता है तो वहां के लोगों पर अपना शासन जमा लेता है। तो धीरे 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 उन लोगों में भावना जागृत होती है और इनको मार के भगाने का प्रयास होता है। तो ठीक उसी तरह से जो
प्रथम विश्व युद्ध हुआ ये इन्हीं का परिणाम था। ठीक है, 1914 में प्रारंभ होने वाला यह युद्ध कब हुआ था? ये 1914 में प्रारंभ हुआ था विश्व युद्ध। दो गुटों, दो गुट यानी किन किन गुट का मतलब होता है समूह, गुट का मतलब क्या होता है समूह, दो समूह। एक वह समूह, सर जरा सुनिएगा, एक में फ्रांस था, ब्रिटेन था, रूस था। देखिए तीनों देश शक्तिशाली देश, फ्रांस, ब्रिटेन और रूस। ठीक है, और 1917 के बाद उसकी सहयोगी बना अमेरिका, यानी एक गुट में बाबू, हालांकि 1917 के बाद आया था अमेरिका, 1917 के बाद आया था अमेरिका, लेकिन उससे पहले किन किन देशों के बीच युद्ध रहता था? फ्रांस, ब्रिटेन, रूस। यानी एक तरफ से कौन, तो जैसे दो पार्टी था ना बाबू, तो एक तरफ था, हम बता देते आपको, जैसे एक तरफ था आपका कौन, तो फ्रांस था, दूसरा तरफ कौन था? ब्रिटेन था। ठीक है, दूसरा तरफ ब्रिटेन था, रूस था, और एक अमेरिका कब आया? 1917 के बाद आया। ठीक है, अमेरिका भी क्या किया? शामिल हो गया यहाँ पर। ठीक है, थोड़ा दिन बाद। चलिए, अब दूसरा पक्ष में कौन था बाबू? तो इधर से कौन था? जर्मनी। ठीक है, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया आपको पढ़ा चुके हैं, फर्स्ट लेसन में बहुत नाम आया था, हाँ या ना? बहुत खुद शक्तिशाली देश था ऑस्ट्रिया। हंगरी आया था, इटली आया था, इटली भी अब आपको पता ही है शक्तिशाली देश था। ठीक है, इटली। और इन दोनों के बीच क्या होता था? आपसी तानातानी, मारपीट हो रहा था। वो देश दूसरे देश पे बम फोड़ रहा था, वो उस पे फोड़ रहा था, इसकी सेना इधर मार रही थी, इधर मार रही थी। ये शक्तिशाली देश था। अब आपको ही पता है कि अगर शक्तिशाली, अगर कोई समाज में ही अगर शक्तिशाली लोगों के बीच लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो उसके चपेट में सब आ जाता है, छोटका मोटका देश भी प्रभावित होता है। और अब देखिए, चूंकि ये फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, रूस, ये सब जो है बाबू, ये सब अपने आप में शक्तिशाली देश है। ठीक है, शक्तिशाली देश है, तो इनसे जो है आने वाले सामानों का भी क्या हो गया? आने वाले सामान जो है क्या हो जाता था? रुक गया। हर चीज पर आयात और निर्यात पर क्या हो जाता है? रोक लग जाता है। तो वही कारण से जो है पूरा देश किसी न किसी रूप से, चाहे प्रत्यक्ष को यानी डायरेक्ट को हो, या फिर इनडायरेक्ट को, किसी न किसी तरह से प्रभावित था प्रथम विश्व युद्ध से। ठीक है, किन किन देशों के बीच हो रहा था? सुन लीजिए, समझ लीजिए, पूछेगा, ध्यान से पढ़ना है। चलिए, तो पहला गुट कौन था? फ्रांस, ब्रिटेन, रूस और अमेरिका। पहला गुट में था फ्रांस, ब्रिटेन, रूस और अमेरिका। दूसरा गुट में कौन था? जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली था। ठीक है, यहां तक आप लोगों को याद रख लेना है। चलिए, अब इस युद्ध, ये देखो 4 वर्षों तक चला, तो 1914 में शुरू हुआ और 1918 तक चला था। ठीक है, इस युद्ध ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण विश्व के राजनीतिक एवं आर्थिक स्थिति को प्रभावित किया, यानी किसी न किसी रूप से पूरे विश्व को, यानी पूरी दुनिया को जो है किसी न किसी रूप से, डायरेक्ट को या इनडायरेक्ट को, प्रभावित तो किया। ठीक है, चलिए यहां तक क्लियर है, आगे समझा जाए। अब जरा समझते हैं प्रथम विश्व युद्ध के कारण के साथ भारत का संबंध, यानी प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ उसका जो कारण था, आखिर भारत के साथ क्या संबंध था। देखिए, कोई भी चीज शुरुआत होने के लिए कारण की जरूरत होती है, ऐसे थोड़ी ना किसी से आप मारपीट करने लगते हैं। मारपीट तभी होता है, कई सारे कारण होते हैं, हाँ या ना? आप अपने पड़ोसी से ही कभी कभी लड़ बैठते हैं तो कोई ना कोई कारण होता है, लेकिन आजकल तो कारण, छोटा सा कारण के लिए लड़ाई हो जाता है। उसका बच्चा उसके यहाँ गया, थोड़ा सा कुछ गड़बड़ कर दिया, आप लड़ाई भयंकर रूप ले लेता है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? जबकि ये सब में नहीं लड़ना चाहिए, बच्चों की गलती को दोनों को समझना होगा, सामने वाले को भी और जिसका बच्चा है उसको भी समझना होगा कि बच्चा है, इसकी गलती को नजरअंदाज करके बोल देना है। पेरेंट्स को बोल दीजिए, नहीं किया तो किया क्यों, यह बात को लेकर के तनातनी होता है कि नहीं है जी? मोस्टली समाज में इसी, यही झगड़ा को लेकर के ज्यादातर जो है मारपीट होता है ना? चलिए, तो प्रथम विश्व युद्ध के कारण क्या थे आपको बता ही दिए, ये दो गुटों में लड़ाई झगड़ा हो रहा था। अब इसका भारत से क्या संबंध था, तो जरा समझ जाए। प्रथम विश्व युद्ध औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुआ, यानी जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था ये 1914 में शुरू हुआ था, जबकि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो चुका था, औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी, इसके बाद शुरू हुआ। और इसके बाद जो उत्पन्न उपनिवेशिक व्यवस्था था, यानी जो आपको अभी हम बताए कि दूसरे तीसरे देशों में जाकर के यूरोप के लोग वहां पर कब्जा कर लिए, उपनिवेश बना दिए। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी भारत, अंग्रेज आई और यहाँ क्या कर लिए? कब्जा कर लिए। तो भारत उपनिवेश बन गया, किसका? ब्रिटेन का। ठीक है, तो कब्जा कर लिया, तो कब्जा कर लिया तो उसी को कहते हैं उपनिवेशिक देश, जो देश गुलाम होता है। तो अब देखो क्या होता है कि उपनिवेशिक व्यवस्था भारत के सहित अन्य एशियाई और अफ्रीकी देशों में भी स्थापना की, यानी यूरोपियन वाला, एशिया वाला और अफ्रीका वाला देशों में कब्जा करके रखा था। ठीक है, स्थापना की और उसे सुरक्षित रखने का प्रयास के क्रम में लड़ा गया यह युद्ध था। ठीक है, अब सोचिएगा कि हम, अब मान के चले आप कोई जमीन जबरदस्ती
जो है छीन करके या अरज करके रखे हैं, आसानी से छोड़ दीजिएगा उसको। वही बात था, ये लोग आकर के यहाँ पर शासन उसन कर रहा था, और उधर विश्व युद्ध हो रहा था, तब विश्व युद्ध भी लड़ रहा था, इधर भी वो जो है अपना शासन को संभाले रखा था। तो चलिए समझते हैं उसी क्रम में बाबू अभी तुरंत बताएं कि ब्रिटेन, ये इंग्लैंड में भी क्या हो रहा था, युद्ध हो रहा था। तो यहाँ पर ब्रिटेन के भी लोग जो थे वो उन्होंने भारत से ही मदद मांगी थी, भारत के लोग मदद किए भी, लेकिन बदले में क्या मिला, कुछ भी नहीं मिला। ये चीज तो अभी आपको समझना होगा। ब्रिटेन के सभी उपनिवेशों में भारत सबसे महत्वपूर्ण था, यानी ब्रिटेन के जितने भी उपनिवेश थे, ब्रिटेन में जो भी जहां जहां उपनिवेश बनाए थे, उसमें से भारत भी एक उपनिवेश था, यानी भारत भी किसके अधीन था, ब्रिटेन के अधीन था। तो भारत सबसे महत्वपूर्ण था, क्योंकि भारत में उसको सस्ता लेबर मिलने के साथ साथ यहाँ पर कई सारे सामान उसको व्यापार के लिए भेजना होता था, ठीक है। तो भारत जो है सबसे महत्वपूर्ण था, और इसे प्रथम महायुद्ध के दौरान भी क्या होना था, हर हाल में सुरक्षित रखना था। यानी ब्रिटेन वाले समझते थे कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भी इस भारत को सुरक्षित रखना है, ये नहीं कि प्रथम विश्व युद्ध हो रहा है तो सब उधरे लग जाएंगे और भारत को छोड़ देंगे, नहीं। तो इसको भारत को सुरक्षित रखना था। तो देखो अंतर संबंध हो गया, वो युद्ध हो रहा है किधर, ब्रिटेन में, उधर अब ब्रिटेन वाला यहाँ कब्जा करके रखा है भारत में, तो इसको भी नहीं छोड़ रहा है, तो संबंध हो गया किसी न किसी तरह से, ठीक है। सुरक्षित रखना उसकी पहली प्राथमिकता थी। युद्ध आरंभ होते ही ब्रिटिश सरकार ने घोषणा की कि भारत में ब्रिटिश शासन का लक्ष्य यहाँ एक जिम्मेदार सरकार की स्थापना करना है। यानी युद्ध जैसे ही हुआ, वो वहां भी कह दिया, यहाँ भी कह दिया कि ब्रिटिश सरकार का सिर्फ केवल एक ही मकसद है, हम यहाँ अच्छा से शासन चलाएंगे, सब लोगों को न्याय देंगे, सब लोगों को खाक न्याय दोगे, कितना लूट रहा है ये आप लोगों को भी पता है, ठीक है। स्थापना करना। अतः 1916 में, देखिए 14 में शुरू हुआ विश्व युद्ध, 2 साल बाद 1916 में भारत सरकार ने भारत में आयात शुल्क लगा दिया। आयात शुल्क करने का मतलब हो गया कि जो सामान आता है, ठीक है, निर्यात का मतलब भेजा जाता है। जैसे हम किसी सामान को दूसरे देश से मंगाए हैं, ठीक है, चाइना से कोई सामान आया है तो आयात, हम चाइना को भेजेंगे तो निर्यात, ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंग्लिश में कहेंगे। तो पहले क्या था कि अभी हम आपको बताए थे इससे पहले वाला, कि अंग्रेज क्या कर रहा था कि जो सामान आता था उस पर कोई टैक्स देना होता था, कल के क्लास में बताए थे, नहीं। लेकिन अब ये क्या किया, आयात शुल्क लगा दिया। ऐसे उसका हालत खराब था, फटल था विश्व युद्ध के कारण, तो आयात शुल्क लगा दिया। आयात शुल्क इसलिए लगा दिया कि ताकि जो है इसको ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हो, तो वही करना है किया कि 1916 में भारत सरकार ने भारत में आयात शुल्क लगाया, भारत में कपड़ा उद्योगों का विकास हो सके और उसका फायदा अंग्रेज को मिल सके। यानी जो, चूंकि उस समय भारत सरकार कौन था, अंग्रेजों के अधीन था, यानी भारत में सरकार किसकी थी, अंग्रेजों की थी। तो इन्होंने, अंग्रेज ने क्या किया, आयात पर शुल्क लगा दिया, टैक्स लगा दिया, ताकि ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके इनको, ठीक है। अंग्रेज अपने फायदा के लिए किया। चलिए आगे समझा जाए चीजों को। अब प्रथम महायुद्ध के समय का भारतीय घटनाक्रम। अब जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था उस समय जरा समझिए कि भारत में क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हुई, कौन कौन सी घटनाएं हुई, जरा समझिएगा ध्यान से। विश्व युद्ध के समय भारत में होने वाली तमाम घटनाएं युद्ध से उत्पन्न परिस्थितियों की ही देन थी। यानी जो विश्व युद्ध के समय भारत में जो घटनाएं हुई, भारत में जो युद्ध हुई या फिर कोई भी आंदोलन होता है, वो किसका परिणाम था, विश्व युद्ध का ही परिणाम था। कैसे परिणाम था आगे पता चलेगा। कहता कि भारत में एक नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पैदा कर, है ना, कि जिससे भारतीय राष्ट्रवाद का ज्यादा परिपक्व हुआ। यानी जो प्रथम विश्व युद्ध था, ये क्या किया, भारत में एक नई नीति पैदा कर दिया, लोगों के बीच क्या कर दिया, सामंजस्य की भावना पैदा कर दिया, एक होने की भावना पैदा कर दिया था। देखिए कैसे किया, जरा समझिएगा ध्यान से। युद्ध प्रारंभ होने के साथ ही तिलक और गांधी जैसे राष्ट्रवादी नेताओं ने ब्रिटिश सरकार के युद्ध प्रयासों में हर संभव सहयोग दिया, ठीक है, क्योंकि उन्हें सरकार के स्वराज संबंधी आश्वासन पर भरोसा था। किंतु युद्ध के आगे बढ़ने के साथ ही भारतीयों का भरम टूटा। यानी जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो रहा था तभी हम बताए हैं ना कि अंग्रेजों के घर में आग लगल था, उधर युद्ध हो रहा था, तो ये कहता है कि आप हमारा सहयोग कीजिए। अब एक बात होती है, घर भारत छोड़ के जाएगा ना, उधर बहुत सारे सेना उधर भेजेगा, तो कहता है कि आप मेरा सहयोग करिए, हम क्या करेंगे, स्वराज दे देंगे। देखो यहाँ पर कहता है ना कि जो है यहाँ पर देखिए, स्वराज संबंधी आश्वासन पर भरोसा, यानी अंग्रेज कहा कि ठीक है हम आपके देश को आजाद कर देंगे, प्रथम विश्व युद्ध में क्या करिए, आप हमारा साथ दीजिए। तो गांधी जैसे नेता सब, ये सब बड़ा बड़ा कांग्रेसी नेता सब कहा ठीक है, साथ देते हैं, प्रथम विश्व युद्ध में आपको जीत दिलाते हैं, इसके बाद हमारा देश छोड़ दीजिएगा, मारपीट भी नहीं होगा, शांति से। और कहावत भी है, अगर प्यार से कोई चीज मानेगा, शांति से अगर कोई काम होगा, तो इतना बड़ा दुनिया का सबसे बड़ा महायुद्ध जो है
महाभारत होगा कभी क्या? ना रामायण होता होता है कि नहीं है? प्यार से अगर रावण को बोल देते कि सीता रिटर्न कर दीजिए तो फिर वो मारा जाता क्या? नहीं होता। तो यही बातें था, प्यार से बोल दिया कि ठीक है हम जो है क्या करेंगे, हम भारत को छोड़ करके चले जाएंगे, आप हमें प्रथम विश्व युद्ध में हमारा साथ दे दीजिए। कहा ठीक है भैया चलिए देते हैं। अब ये लोग साथ दिया, प्रथम विश्व युद्ध जब समाप्त हुआ, इसका तो तेवरे बदल गया। अब और ही टाइट कर दिया, देश को खाक छोड़ के जाएगा, ये और टाइट कर दिया। अब ई सब को उठ गया गुस्सा, धोखा मिल गया। धोखा जब मिलता है तो बदला लिया जाता है कि नहीं है? और साथ ही साथ बाबू और सारे कई सारे घटना किए ये प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान और भी कई सारे जो है ऐसे ऐसे कांड किए अंग्रेज लोग, जिससे यहाँ पर जो है भारत के लोगों में और राष्ट्रवाद की भावना का जागृत हुआ और आंदोलन भी शुरू हो गए। तो चलिए अब हम लोग धीरे 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 देखिए आ रहे हैं हम लोग पॉइंट की ओर, चलिए समझ आ जाए। फिर कहता है कि 1915 से 1917 के बीच एनी बेसेंट और तिलक ने आयरलैंड से प्रेरित होकर भारत में होम रूल लीग आंदोलन आरंभ किया। बाबू एक नंबर को ऑब्जेक्टिव मिलेगा आपका यहाँ से, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पूछता है कि होम रूल आंदोलन किसने किया, तो बाबू याद रखिएगा एनी बेसेंट और तिलक ने। कौन किया था? एनी बेसेंट और तिलक ने। ये आयरलैंड से प्रेरित होकर के किया था, याद रखिएगा। होम रूल वाला पूछता है, होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? एनी बेसेंट और तिलक ने। चलिए अब अमेरिका और कनाडा में बसे भारतीय क्रांतिकारी, यानी अमेरिका में भी कुछ कुछ भारतीय थे और कनाडा में भी कुछ कुछ भारतीय थे। वो लोग क्या किया, लाला हरदयाल के प्रयास से, यानी लाला हरदयाल वहां के नेता थे, लाला हरदयाल के प्रयास से क्या किया, उन्होंने 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है बाबू, गदर पार्टी की स्थापना किसने की? लाला हरदयाल ने। ठीक है, कौन? लाला हरदयाल। कब? तो 1913 ईस्वी में, याद रहेगा। 1930 में गदर पार्टी की स्थापना हुई। आप क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव में देख सकते हैं, ये पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए आगे समझा जाए। फिर कहता है कि स्थापना कर भारत में सशक्त क्रांति का नेतृत्व किया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बाबू यहाँ पर। ठीक है, ये प्रथम विश्व युद्ध के ही दौरान हुआ था। ठीक है, चलिए आगे समझा जाए। अब प्रथम विश्व युद्ध के वर्षों में ही 1916 में दो महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाएं हुई। अब 1916-14 में शुरुआत हुआ था प्रथम विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वार, और 1916 में आपको पता है कि बाबू गांधी जी भी कब आ गए थे? 1915 ईस्वी से 15 ईस्वी में ये दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे, याद है कि नहीं है? चलिए याद है तो, नहीं है तो कवर कर लीजिएगा। दक्षिण अफ्रीका से ये लौटे थे, कब लौटे थे भाई? 1915 ईस्वी में। ठीक है, चलिए आगे देखा जाए। कहता है कि यह कि कांग्रेस के दोनों दल, गरम दल और नरम दल, एक हो गए। यानी 1916 ईस्वी में एक राजनीतिक घटना हुआ, कांग्रेस में दो दल था, एक गरम दल एक नरम दल। गरम दल कहने का मतलब ये हो गया कि इस सबको सब्र नाम का चीजें नहीं था, अंग्रेज कुछ बोलता था मारपीट शुरू। ठीक है, एक था नरम दल, कुछ भी कहो, एक गाल पे झापर मारो तो अगला गाल झापर दे दो, जैसे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी किस दल से थे आप ही बताइए, आप सोच सकते हैं। गरम दल, नरम दल। ठीक है, वो किस दल से होंगे? नरम दल से होंगे। तो कांग्रेस का दो दल था, एक गरम दल एक नरम दल। दोनों का होना जरूरी है, नरम दल से काम नहीं चलता आजकल। आजकल तो दुनिया ऐसा कि आप घर में रहिएगा तभी कुछ होगा, जब तक आंख नहीं दिखाइएगा तब तक सामने वाला आपको तो कुछ भाव ही नहीं देता है कि नहीं है? तो वही बात था। तो दोनों जो कांग्रेसी का जो है यहाँ पर दल एक हो गया, कब? 1916 ईस्वी में। और दूसरा कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच साझा राजनीतिक आंदोलन चलाने के लेकर समझौता हुआ। यानी दूसरा ये हुआ कि मुस्लिम लीग यानी जो मुसलमान थे और हिंदू थे वो भी आपस में एक हो गए 1916 ईस्वी में। उनको भी लगा कि नहीं अब हमको देश को बचाना होगा, क्योंकि अत्याचार तो मुस्लिम पे भी हो रहा था, हिंदू पे भी हो रहा था, तो भाई दोनों मिल करके खत्म करो इनको। तो दोनों जो है यहाँ पर एक हुआ, गांधी जी इन्हीं का फायदा उठाया। गांधी जी क्या किया, गया मुस्लिमों के बीच, लंबा लंबा भाषण दे दिया, भाइयों और बहनों कह करके, जैसे आप लोग अभी सुने हैं भाषण में। ठीक है, वो क्या कहता है कि अंग्रेज हम लोगों को लड़वाना चाहता है, अंग्रेज के झांसे में बिल्कुल नहीं आना है। और फिर जो है ये दोनों के भाईचारे पर बल दिया, क्योंकि एक जब तक नहीं होगा तब तक क्या होगा, अंग्रेज को भगा पाना मुश्किल था। तो एक हुआ, धीरे धीरे मुस्लिम हिंदू सभी एक हुए और सभी ने मिल करके जो है लड़ा, तभी जाकर के अंग्रेज को हम लोग भगा पाए थे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बच्चा लोग? आगे देखा जाए। प्रथम विश्व युद्ध का भारत पर प्रभाव। अब प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ उसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? तो महायुद्ध के बाद भारत की आर्थिक स्थिति बिगड़ी। अब आपको पता है युद्ध जब हो रहा था तो भारत की स्थिति बिगड़ने लगी। पहले तो कीमतें बढ़ी,
क्या हुआ, कीमतें बढ़ी क्योंकि औद्योगिक क्रांति हो रहा था, तो जो फैक्ट्रियां से जो माल आ रही थी वो आना बंद हो गया। अब आ भी रहा था तो जिस पे आ रहा था टैक्स लग रहा था। जैसे एक बात बताइए बबुआ, टैक्स टैक्स नहीं रहता था तो कोई 10 टका का सामान 10 में मिलता था, लेकिन टैक्स लगा दिया तब 10 टका का सामान 15 रुपया का टैक्स 5 रुपया टैक्स देना पड़ेगा, तो आपको अब 15 में मिलेगा। तो आयात शुल्क भी लगा दिया था यहाँ पर, तो महंगाई भी बढ़ गई, पहले से कीमतें बढ़ गई यहाँ पर, और पहले से गरीबी, और फिर आर्थिक गतिविधियां बंद होने लगी। जो भी थोड़ा थोड़ा एक्टिविटीज था, काम धंधा था, वो सब भी बंद होने लगा, जिससे नगरों में रहने वाले शिक्षित भारतीय लगातार बेरोजगार होते चले गए। यानी जो बड़े बड़े महानगर में रहते, जैसे कोलकाता, बंबई, चेन्नई, इन सब में रहने वाले जो लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, फैक्ट्रियां बंद हो गया, जॉब चली गई, ये सब बंद हो गया। किसके दौरान? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। अब बाबू जब खाना पीना ही नहीं मिलेगा तो क्या हो जाएगा, मरना तो ऐसे ही है, चलो क्रांति करके मरो यहाँ पर। ठीक है, महंगाई अपने चरम पर पहुंच गई। चरम कहने का मतलब है कि काफी ज्यादा महंगाई बढ़ गई थी। अभी प्याज कितना रुपया किलो है जी? 60 से नीचे हो गया क्या? अभी है, महंगाई है। ठीक है, तो महंगाई क्या हो गया, अपने चरम सीमा से क्या हो गया, ज्यादा हो गया था, बहुत महंगाई बढ़ गया था। अब महंगाई में जीना बाबू मुश्किल हो जाता है, जिससे मजदूर, दस्तकार और किसानों को सबसे ज्यादा जो है इस महंगाई से क्या हुआ, नुकसान हुआ। ठीक है, कब? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। चलिए आगे समझा जाए। ये था भारत पर प्रभाव, प्रथम विश्व युद्ध का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, तो देख लिए कि किसान, दस्तकार, मजदूर, ठीक है, साथ ही साथ शहरों में रहने वाले जो शिक्षित लोग थे सबका नौकरी चला गया, महंगाई अपने चरम सीमा पर पहुंच गई, जिस कारण जो है यहाँ इन सबों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए आगे देखा जाए चीजों को। अब कहता है युद्ध के दौरान इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था संकट से घिर गया। अब आपको बताए थे कि इंग्लैंड की जो अर्थव्यवस्था था, युद्ध हो रहा था। देखिए युद्ध के दौरान आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। युद्ध के दौरान कौन किधर बम मारेगा, खेती करिएगा? युद्ध के दौरान फैक्ट्री लगाइएगा? कुछ भी, सब काम रुक जाता है, किधर से बम गोली गिरेगा पता ही नहीं। तो अर्थव्यवस्था क्या हो जाएगा, चौपट हो जाएगा। जैसे आप कोई काम कर रहे हैं, आपको काम में कोई बाधा डालेगा तो काम होगा? संभव ही नहीं है, वो काम आधा अधूरा रहता है। तो वही है कि जो है इंग्लैंड में भी क्या चल रहा था, फर्स्ट वर्ल्ड वार, तो इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था संकट से घिर गई, तो भारत में होने वाला उनका आयात रुक गया। यानी भारत में भी जो मतलब हो रहा था, भारत से भी आयात जो हो रहा था वो भी आयात होने में रुक गया, जिसके कारण भारतीय उद्योग फले फूले थे। ठीक है, लेकिन जैसे ही युद्ध समाप्त हुआ, स्थितियां बदल गई, पुनः भारत में विदेशी पूंजी का प्रभाव बढ़ा। तो यानी जो भारत में जो इंग्लैंड से सामान आ रहा था तो वो सब रुक गया। किसके दौरान? फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान। अब जब जैसे ही युद्ध, जैसे हम अपना सामान दूसरे को बेच रहे हैं, तो अब सामान ही नहीं बनेगा तो बेचेंगे क्या? तो ऐसे भी इसका भी स्थिति खराब। अब चूंकि भारत में इंग्लैंड का सामान आ रहा था, फैक्ट्रियां का बना हुआ, सस्ता दाम पे बिक रहा था, तो अब वो भी आना बंद हो गया। तो भारत वाला क्या किया कि इस 3-4 साल में अच्छा उन लोग का उद्योग धंधा चला, क्योंकि इंग्लैंड से सामान आना बंद हो गया। तो सीधी सी बात है कि अब हाथे वाला लीजिए, है ना, यहाँ के जो व्यापारी थे, छोटे मोटे व्यापारी, तो वो अपना सामान बेचते थे। तो इसमें क्या हुआ कि भारतीय उद्योग फूले फले, लेकिन फिर स्थिति समान हो गई। फर्स्ट वर्ल्ड वार फिर खत्म हुआ, फिर स्थिति समान हो गई, फिर इंग्लैंड से सामान आना शुरू हो गया, फिर ये लोग का स्थिति वैसे का वैसे खराब हो गई। ठीक है, भारतीय उद्योगपति सरकार से चाहते थे कि विदेशी वस्तुओं के आयात पर सरकार भारी शुल्क लगाए। यानी भारतीय जो व्यापारी थे, भारत के जो व्यापारी थे, वो चाहते थे कि जो विदेश से सामान आ रहा है उस पर ज्यादा टैक्स लगाइए। अब ज्यादा टैक्स लगाइएगा, जैसे अभी एक हम बताते हैं, टेस्ला कंपनी आप लोग जानते ही होंगे। एक तो ऐसे ही उसका गाड़ी का दाम होता है 40 लाख। कितना लाख? 40 लाख। ठीक, एक कार का दाम उसका कितना हो? 40 लाख। अब भारत सरकार कहता है क्या कि अगर आपको हमारे भारत में बेचना है तो इस पर 100% टैक्स लेंगे। 100% का मतलब बुझ रहे हैं, जितना का दाम, जितना दाम है उतना टैक्स से लेंगे। तो 40 लाख का गाड़ी, 40 लाख और टैक्स दो, तो टोटल कितना हो गया? 80 लाख। यानी अब जो है टेस्ला वाला कंपनी को चूंकि गाड़ी बेचेगा तो भारतीयों से कितना रुपया लेना होगा? 80 लाख। 80 लाख में गवर्नमेंट को 40 लाख देगा, एगो गाड़ी पे 40 लाख वो लेगा। तो अब 80 लाख में यहाँ उसका कोई कार नहीं खरीदेगा। 80 लाख में कौन खरीदेगा भाई? यहाँ तो 20-30 लाख में एक से एक टॉप मॉडल कार मिलता है कि नहीं है? तो 80 लाख में कोई बिकता ही नहीं है। ठीक है, तो ये बातें था। तो यहाँ के सरकार कहा भी कि देखो भाई, तुम अगर सामान वहां बनाओगे तो हम टैक्स इतना लेंगे, 100% टैक्स लेंगे, लेकिन हाँ तुम यहीं पर आओ, अपना फैक्ट्री लगाओ,
यहाँ पर अपना कारखाना बैठाओ, सब कुछ यही बनाओ, हम तुमको टैक्स 100% नहीं लेंगे, 20-30% लेकर के कहानी खत्म करेंगे। कहो सर ऐसे का है? तो देखिए फैक्ट्री यहाँ पर बैठाएगा तो यहीं से सामान खरीदेगा, लेबर मजदूर जितना भी सीमेंट गिट्टी बालू सब भारत का, भारतीयों को फायदा। रोजगार किसको मिलेगा? क्या करेगा वो? तो अपना देश से लाएगा रोजगार को, मजदूर को नहीं, भारतीय का ही मजदूर जाएगा, तो भारत को भी फायदा। किस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है वो यहाँ पे भी जानेगा, यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। तो यही गवर्नमेंट दिमाग लगाए, अच्छा खासा दिमाग लगाए कि यानी फैक्ट्री हम बनाएंगे अमेरिका में, अमेरिका से बना करके आपको भेजेंगे, तो तुम बड़ा होशियार बनते हो। तो यहाँ का भी गवर्नमेंट तेज तरह था, कहा कि नहीं 100% टैक्स लेंगे। अब 100% टैक्स कौन लेगा? बेचबे नहीं किया, चलता ही नहीं है टेस्ला कार भारत में। तो यही बातें था। ठीक है बाबू, तो समझ में आ रहा है? तो यहाँ के उद्योगपति चाहते थे कि जो दूसरे देश से सामान आता है उस पर टैक्स लगाइए, और जब टैक्स लगाएगा तो कम मात्रा में भेजेगा, और कम मात्रा में भेजेगा तभी ना हम लोग का सामान बिकेगा जी। जैसे एक बात बताइए, अभी छोटा मोटा सामान चाइना से आ जाता है, झालर पालर मोती होती देख रहे हैं, कितना सारा चीज चाइना से आ जाता है, सस्ता होता है। तो भारतीय सामान थोड़ा महंगा होता है, तो भारतीय सामान बिकता ही नहीं है, कोई लेता ही नहीं है। अगर एक बात करो कि चाइना का सामान आए नहीं भारत, तो मजबूरन भारतीय सामान खरीदना होगा, जाओगे कहाँ? खरीदना तो पड़ेगा। तो यही कारण है कि यहाँ के जो उद्योगपति चाहते थे कि जो आने वाले वस्तु है दूसरे देशों से जो आते हैं वस्तु, उस पर भारी टैक्स लगा दीजिए, टैक्स के कारण वो वस्तु कम आएगा, कम आएगा तो फिर हम लोग का क्या हो जाएगा? वस्तु बिकेगी। ठीक है, यहाँ के व्यापारी किया ताकि उनका भी घरेलू उद्योग बढ़े, ऐसा नहीं हुआ। लेकिन ऐसा हुआ क्या? अंग्रेज का घर तुमको ऐसे थोड़ी ना होने देंगे, क्योंकि अंग्रेजे के तो घर से वो सामान आ रहा था, वो अपने घर पे रोक लगाएगा क्या? इस परिस्थिति में उन्होंने महसूस किया कि एक मजबूत राष्ट्रीय आंदोलन द्वारा दबाव बनाकर ही यह प्राप्त किया जा सकता था। यानी जितने भी व्यापारी वर्ग के लोग थे उन्होंने कहा कि लगता ऐसे नहीं सुनेगा, सबको एक होकर के आंदोलन करना चाहिए, है ना, कोई चीज को मांग करना चाहिए, और आंदोलन करने से ही क्या करेंगे? दबाव बनेगा, तभी जाकर के ये चीजें संभव हो सकती है। ठीक है, प्रथम महायुद्ध ने भारत सहित पूरे एशिया और अफ्रीका में राष्ट्रवादी भावना को क्या किया? प्रबल बना दिया। यानी जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था ये पूरे भारत सहित अन्य सारे देशों में भी क्या कर दिया? है ना, राष्ट्रवादी आंदोलन को बढ़ावा दे दिया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बच्चा लोग? तो चलिए अब चीजों को और समझते हैं धीरे धीरे। युद्ध के समय मित्र राष्ट्र, अब युद्ध के समय जो मित्र राष्ट्र थे ने दुनिया के सभी राष्ट्रों के लिए जनतंत्र तथा राष्ट्रीय आत्मनिर्णय का एक नया युग आरंभ करने का वचन दिया। यानी जो भी मित्र राष्ट्र थे, दोस्त थे हमारे दो, ठीक है, यानी जो उपनिवेश बना करके रखे थे, वो क्या किया? वो वचन देता है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कि आप मेरा सहयोग दीजिए। लेकिन जैसे ही युद्ध खत्म होता है तो वो क्या करता है? लेकिन युद्ध के बाद देखिए, युद्ध खत्म होता है तो उन्होंने अपना उपनिवेश खत्म करने के बजाय उस पर कठोर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास कर देता है। यानी जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड खत्म होता है तो क्या करता है? जैसे नहीं देखते हो आप लोग, गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला किस्सा हो जाता है। यानी जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रहा था, उसके देश में आग लगी थी, तो मदद मांगा, कहा कि हम आपके देश को छोड़ देंगे, आजाद कर देंगे। लेकिन हुआ क्या बदले में? युद्ध समाप्त हुई और वो लोग कठोर नियंत्रण यहाँ पर दिखाना शुरू कर दिया, अपना रंग बदलना शुरू कर दिया। ठीक है, अब इनसे क्या हो गई? भारतीयों को चोट पहुंची, जिस कारण भारतीय लोग एक होना भी शुरू हुए। और साथ ही साथ अब देखो, ये जो युद्ध के दौरान थे, यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान थे, इसमें कई सारे क्रांतिकारी घटनाएं भी हुई, आपको ये भी चीजें देखने को मिलेगा। तो भारत में इसका उदाहरण है रोलेक्ट एक्ट का 1919 ईस्वी। अब देखो अंग्रेज क्या किया? जैसे युद्ध समाप्त हुआ, अब चूंकि अंग्रेज कह चुका था कि हम आपको क्या करेंगे? भारत आजाद कर देंगे। लेकिन किया, और उस शासन मजबूत करना शुरू किया। अब लोग तो यहाँ का बुड़बक थोड़ी है, पूछेगा ना कि तुम तो कहा था कि हम तुम्हारा देश आजाद कर देंगे, चलो जाओ। लेकिन वो तो यहाँ पर और ज्यादा टाइट होने लगा। तो अब अंग्रेज तो युद्ध करेगा ना, आंदोलन करेगा ना, हो हल्ला करेगा ना जी। आप किसी को वचन दीजिएगा कि ठीक है, हम 5 दिन में या हमारा साथ दो, 5 दिन के बाद हम तुमको ये चीज लौटा देंगे। अब 5 दिन हो गया, साथ भी दे दिया, अगर वो नहीं लौटाओगे तुम तो क्या होगा? हाथापाई होगा। तो यहाँ के लोग क्या हो गए? आंदोलन पे उतर गए। अब अंग्रेज कहा ऐसे में तो सच में ही हमको भगा देगा। अब कहा रुको तुम। अब ये 1919 ईस्वी में एक रोलेट एक्ट ला दिया। देखिए रोलेट एक्ट क्या था बाबू? बहुत खतरनाक कानून था। इस कानून को काला कानून भी कहा जाता है। ये रोलेट एक्ट को कौन सा कानून कहा जाता है? काला कानून भी कहा जाता है, याद रख लीजिएगा। ठीक है, काला कानून, रोलेट एक्ट 1919 ईस्वी में पारित हुआ। अब इसमें जो अंग्रेज गवर्नमेंट थे वो क्या किया? चूंकि आंदोलन बढ़ता जा रहा था, तो अब कैसे रोका जाए, क्योंकि वो छोड़ना नहीं चाहते थे भारत को। तो अब इन्होंने क्या किया? एक संसद में पारित कर दिया कानून, रोलेक्ट एक्ट के नाम से। अब रोलेक्ट एक्ट में ये बातें लिखी हुई थी कि अंग्रेजी शासन को अगर भारतीयों पर
सिर्फ शक हुआ ना, यानी शक के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता है। यानी तुम पे शक है, चलो जेल में बंद करके खूब मारता था। अब तुम मुकदमा भी नहीं कर सकते थे उसमें, यानी उसके खिलाफ ये भी नहीं बोल सकते थे कि हमको गिरफ्तार करके मारा, आखिर हमारा जुर्म क्या, कोई जुर्म नहीं, शक था ना इसलिए मारे। अब अंग्रेज को तो हर एक भारतीय पे शक होगा, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि वो तो चाहते ही नहीं थे कि हम वहां से जाएं, भारत छोड़ के जाएं। और भारत वाला उसको क्या कर रहा था, प्रेशर दबाव दबाव बना रहा था आंदोलन करके कि आप भारत छोड़ो, भारत छोड़ो। उन्होंने 1919 ईस्वी में क्या बना दिया, रॉलेट ला दिया कि शक के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता है। अब ये सबको पता चल गया, महात्मा गांधी सबको पता चल गया कि भैया ये तो कानून बना, तो खुद पढ़ के आया था, आपको पता है लंदन से लॉ की पढ़ाई महात्मा गांधी। अब कहीं तो बड़ा भयंकर कानून है, अगर कहीं कानून पारित हो गया, अगर ये कानून कहीं बन गया तो हो गया, तब तो सर्वनाश हो जाएगा। अगर कोई कानून बन गया तो आप कानून के खिलाफ जा सकते हैं नहीं। तो कहा कि कानून को बनने से पहले जो है क्या किया जाए, इसका हनन किया जाए, समाप्त किया जाए। अगर बन गया तो सबको उठा उठा के मारेगा, वो शक है खूब मारेगा, बिना शक का सवाल ही नहीं पैदा होता। तुम शांति से भी जाओगे, तुम पे शक है, मार देगा। मारने का मन था, मार दिया शक के नाम पे, है कि नहीं है। तो अब क्या कहा जाए, अब इसी के विरुद्ध में क्या हो रहा था बाबू, इसी के विरुद्ध में जो है आपको बताएं, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, वो भी आगे समझिएगा, ठीक है। तो किसी भी भारतीय को बिना अदालत में मुकदमा चलाए जेल में बंद किया जा सकता है। और जेल में बंद करने में आपको पता है कि क्या होता है, वहां पर जेल में बंद किया जाता है, तो वो चीज आपको भी पता है ना, पूरा जो है प्रक्रिया। अब इस कानून के विरोध के क्रम में आपको पता है 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, जिसमें बाबू एक सभा बुलाई जाती है, किसके विरोध में, 1919 ईस्वी का ये जो पारित हुआ था रॉलेट एक्ट, कहा कि इस कानून को लागू नहीं होने देंगे, पूरे भारत में पुरजोर विरोध करेंगे हम लोग। और इसी को सभा को नेतृत्व करने के लिए क्या किया गया था, जलियांवाला बाग जो कि अमृतसर में है, कहां पर है, अमृतसर में है, वहां पर एक सभा बुलाई गई थी, जिसमें बूढ़े, महिलाएं, बच्चों सभी ने भाग लिया। तो जलियांवाला बाग में सभी बूढ़े, बच्चे जितने भी थे, सभी आए उस भाग लेने के लिए उस सभा में। और क्या होता है, इसका खबर किसको चल जाता है, जनरल डायर को। अंग्रेजी सेनापति कौन था, जनरल डायर था उस समय। अब ये आता है, जैसे अभी देख रहे हो पूरा दीवार से ये घेरा हुआ है, अब बीच में हम लोग हैं। तो वो क्या किया, पूरे जो है जलियांवाला बाग दीवार से, चार दीवारी से घेरा हुआ था। अब चारों चार दीवारी पर अपना सेना को चढ़ा दिया, वो बंदूक लेकर के, और खुद अपना मेन गेट पे खड़ा हो गया। एक को गेट था, जैसे यहाँ पर एक गेट है निकलने का, तो एक ही गेट था। आप भागिएगा तो भागिएगा, गेट पे खुदे उतर तैनात है, ठीक है। अब क्या किया बाबू, बिना बोले सभा हो रही थी, किसी को पता नहीं था कि अगला आने वाला पल उसका मौत का घाट उतरने वाला है। और बिना बोले ही अंधाधुंध फायर चलाने का, अंधाधुंध गोली चलाने का आज्ञा दे दिया। सोच सकते हैं उसमें हजारों की संख्या में जो भीड़ इकट्ठा थी और गोली चलाने का आदेश दे दिया, क्या स्थिति होती होगी। बिना बोले गोली चला दो, पूरा आंदोलन, जब तक गोली खत्म नहीं हुआ तब तक चलाते रहो। कितना आदमी गोली से मरा होगा। जैसे गोली चला, लोग इधर से उधर भागने लगे, कितना बच्चे, महिलाएं थी, दबा कर गए, किसी का हाथ पे पैर चल गया, किसी के मुंह पे, मतलब समझ रहे हो वो कितना भयानक घटना हुआ। अब उसी के बीच में कुआं था बाबू, जलियांवाला बाग के बीचों बीच कुआं था, छोटा कुआं था। कई सारे लोगों ने उस कुएं में कूद गया अपना जान बचाने के लिए। तो एगो दूगो कूदेगा तभी ना तैर के ऊपर पानी पे रहेगा, एगो कूद 10-15 को कूद गया उसी के ऊपर, जो नीचे में कूदा और पानी में भी डूब के मर गया बाबू। तो पूरा जो है इधर गोली से जो है कितना आदमी को गोली लगा, पूरा लहूलुहान हो गया पूरा। वो कहा जाता है कि बाबू जलियांवाला बाग पूरा जो है खून की लग रहा था कि नदियां बह रही थी, इतना खून बहा उसमें। ऐसा ऐसा भयावह घटना हुआ। और यही घटना के साथ बाबू पूरा भारत में फिर क्या हो गए, लोग एक हो गए। पूरे भारत के लोगों ने इसकी निंदा की, अंग्रेजों के खिलाफ सबको गुस्सा आ गया कि इतना बड़ा भयंकर कैसे कर दिया। और सब लोगों में फिर क्या हो गया, राष्ट्र की भावना एक हो गई और सब लोग आंदोलन पर उतर गए। और इसी का सहारा लेकर के महात्मा गांधी ने 1920 ईस्वी में क्या हुआ किया था, असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया था। उसके भी बारे में आप लोगों को आगे बताएंगे कि असहयोग आंदोलन क्या था। तो कारण आपको बता दिया असहयोग आंदोलन के होने के कारण, क्लियर है बाबू। और साथ ही साथ हत्याकांड हुआ और पंजाब में पूरे मार्शल लॉ लागू कर दिया, जिसमें लोगों को पाशविक अत्याचार किया गया, यानी लोगों पर और अत्याचार किया गया, कष्ट दिया गया। तो इधर इधर से तो प्रसिद्ध जलियांवाला बाग हत्याकांड, और ऊपर से पहले कह दिया था कि प्रथम विश्व युद्ध जैसे खत्म होगा देश को आजाद करेंगे। आजाद नहीं करने के बजाय क्या किया, और वो कानून ला दिया। तो कानून के कारण में देखो कितना हजारों से ज्यादा लोग मारे गए। साथ ही साथ पंजाब में मार्शल लॉ लागू कर दिया। तो क्या होगा, लोग बर्दाश्त करेगा यहाँ का अब तो जो होगा देखा जाए, आर्या पार।
अब सब महात्मा गांधी इसी बीच में गए, कहा हम असहयोग आंदोलन करेंगे। ठीक है बाबू। प्रथम महायुद्ध के प्रत्यक्ष प्रभाव खिलाफत आंदोलन के भी रूप में सामने आया। ठीक है। प्रथम महायुद्ध में ऑटोमन तुर्की जो इस्लामी दुनिया का राजनीतिक, यहां देखिएगा 2 नंबर का आपका क्वेश्चन पूछेगा या 3 नंबर का, जो भी हो जरा समझिएगा जरा ध्यान से, यहां से क्वेश्चन आता है। प्रथम महायुद्ध में ऑटोमन तुर्की जो इस्लामी दुनिया का क्या था, राजनीतिक और आध्यात्मिक नेता था, नेता को खलीफा कहा जाता था, की हार हो गई। और ऐसी अफवाह फैली कि ऑटोमन साम्राज्य पर एक सख्त शांति थोपी जाएगी। यानी जो ऑटोमन साम्राज्य का जो ऑटोमन तुर्की जो इस्लामी दुनिया का क्या कहलाता था, खलीफा कहलाता था। ठीक है। यानी वो इस्लाम था वहां पर, और वहां के जो खलीफा था मतलब वो बहुत ही बेहतर माने जाते थे। अब उस पर एक ऐसा अफवाह फैला दिया कि अब इस पर क्या किया जाएगा, अब इसको हरा करके इस पर शांति का अमन थोपा जाएगा। तो ऐसी अफवाह फैली कि ऑटोमन साम्राज्य पर एक सख्त शांति थोपी जाएगी। इससे भारतीय मुसलमानों में नाराजगी बढ़ी, क्योंकि भारत के मुसलमान भी यहाँ थे और जो वहां के जो उसका खलीफा था, तो उन पर जो शांति थोपी जाएगी तो यहाँ के मुसलमान नाराज हो गए, कहा कि अंग्रेजों के कारण हो रहा है, अब मारो यहीं से इसको। ठीक है। तो वो लोग अपना गुस्सा यहीं से उतारना शुरू कर दिए। ठीक है। नाराजगी बढ़ी। 1916 में मुस्लिम लीग कांग्रेस समझौता हुआ लखनऊ में, जिसमें मुसलमान और हिंदुओं एक हो गए। महात्मा गांधी इसमें बहुत बड़ा अपना रोल निभाए। महात्मा गांधी इसी खिलाफत आंदोलन के जरिए भारतीय हिंदुओं और मुसलमानों को क्या किया, एक किया। ठीक है। क्लियर है यहाँ तक बाबू। तो चलिए, इस स्थिति में गांधी जी ने खिलाफत के है ना प्रश्नों को, मतलब जो खिलाफत का जो बात था उसको भावी राजनीति आंदोलन के लिए महत्वपूर्ण मुद्दा बनाते हुए असहयोग आंदोलन की रूपरेखा तैयार की। यानी हिंदू मुस्लिम को भी एक कर दिया। उधर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, पंजाब में मार्शल लॉ लगा दिया। धीरे 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 सभी लोग एक हो गए और इन्होंने असहयोग आंदोलन की रूपरेखा को तैयार कर दिया। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि असहयोग आंदोलन कैसे हुए, इसके होने के क्या कारण थे, या असहयोग आंदोलन की रूपरेखा किस तरह से तैयार हुई। तो खिलाफत आंदोलन, जलियांवाला बाग हत्याकांड, पंजाब में मार्शल लॉ, ये सभी धीरे 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 असहयोग आंदोलन होने के ही कारण थे। ठीक है बाबू, यहाँ तक क्लियर है। आगे देखा जाए। अब आपको पता है कि 1915 में जनवरी के महीना में गांधी जी अफ्रीका से लौटे। अभी तुरंत आपको पहले बताए हैं कि दक्षिण अफ्रीका से लौटे। इसके बाद गांधी जी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की। ठीक है। यानी 1915 ईस्वी में ये लौटा। चूंकि महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका में गुरु मिला था। महात्मा गांधी जी के गुरु का क्या नाम था, गोपाल कृष्ण गोखले। उन्होंने कहा कि देखो बाबू, तुम भारत जा रहे हो कई सालों बाद, वहां जाते जाते लोगों के बीच घुस मत जाना। एक बात बताइए, अगर कोई व्यक्ति आपके समाज में 10 साल बाद आएगा, वो नेतापनी करेगा तो उसका वैल्यू दीजिएगा? जब वैल्यू नहीं दीजिएगा तो अंग्रेजों के हाथे मारा चला जाता। तो कहा तुम पहले वहां के लोगों को समझना बुझना, ध्यान से देखना है कि वहां हो क्या रहा है। जब लोग तुमको समझ जाएगा, जब तुम लोग के बीच में फेमस हो जाओगे, तबे कूदना। ठीक है गुरुजी। अब ये प्रणाम उनाम करके भारत लौट गया था जनवरी में 1915 में। अब कहा कि 2 साल तक कुछ नहीं किया, 2 साल तक कोई राजनीति मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया। तो 1915 में आया और फिर इसके बाद गुजरात के अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना किया। ठीक है। साबरमती आश्रम की स्थापना किसने की, महात्मा गांधी ने। कहा तो बाबू, तो अहमदाबाद में की, याद रखिएगा। फिर इसके बाद फिर 1917 में बाबू चंपारण युद्ध। देखो चंपारण युद्ध कब हुआ था, 1917। ठीक है। जितना भी हम यहाँ पर लिखते हैं ये सारा पीडीएफ आप लोगों को यहाँ पर जो कॉपी में भी लिख लेना है। चंपारण युद्ध कब हुआ था, 1917 ईस्वी। ठीक है। इसके बाद खेरा में कृषक आंदोलन। ठीक है। चंपारण एवं खेरा में कृषक आंदोलन। फिर इसके बाद समझेंगे आंदोलन और अहमदाबाद में श्रमिक आंदोलन, यानी अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। इनको भी हम समझाएंगे, हालांकि अभी शॉर्ट किए हैं। तो 1917 में हुआ था, 1917 में अहमदाबाद मिल मजदूर, ये भी बताएंगे। ठीक है। कि आंदोलन के नेतृत्व प्रदान करके गांधी जी ने प्रभावशाली राजनेता के रूप में अपनी राष्ट्रीय पहचान बनाई। यानी धीरे 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 ये पूरे भारत में फेमस हो गए। हालांकि फेमस तो बाबू ये चंपारण का जो किसान आंदोलन था, नीले किसान के विरुद्ध जो आंदोलन किए थे, ये इन्हीं में फेमस हो गए थे। फिर अहमदाबाद आए मिल मजदूर, वहां भी मिल मजदूरों को क्या किया, जो है न्याय दिलाया, आजादी दिलाई, और वहां पर जो है मजदूरी को फिक्स कर दिया। तो इससे क्या हो गया, गांधी जी पूरे फेमस हो गए। और जब गांधी जी फेमस हो गए तो यही असहयोग आंदोलन की शुरुआत भी करी। ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध के अंतिम दौर में इन्होंने कांग्रेस, होम रूल एवं मुस्लिम लीग के नेताओं के साथ भी क्या किया, घनिष्ठ संबंध स्थापित किया। महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस, होम रूल एवं मुस्लिम लीग, यानी मुस्लिम लीग अलग था, यानी मुस्लिम एक समुदाय था, तब मुस्लिम और इधर कांग्रेस, कहा कि देखो भैया अलग अलग रहने से कुछ नहीं होगा, मुंह फुलाने से कुछ नहीं होगा, अंग्रेज तो कुछ देगा, हम लोगों को एक होना होगा, और जब तक एक नहीं होंगे अंग्रेज को भगा नहीं पाएंगे। तो इन्होंने क्या किया, मुस्लिम लीग से भी दोस्ती की और कांग्रेसी से भी एक किया इन लोगों को। ठीक है।
चलिए आगे समझा जाए चीजों को। अब जरा समझा जाए रोलेक्ट एक्ट के विरोध में। अभी बाबू बहुत सारा कहानी है, अभी शुरू हुआ है कि नहीं है। चलिए देखिए, रोलेक्ट एक्ट के विरोध में सत्याग्रह। अब रोलेक्ट एक्ट के विरोध में आंदोलन होता है। अब अभी आपको तुरंत बताया, रोलेक्ट एक्ट 1919 ईस्वी है कि नहीं है, एक कानून था। इस कानून को काला कानून भी कहते हैं। इस कानून में क्या लिखी गई थी कि शक के आधार पर भारतीयों को गिरफ्तार किया जा सकता है, वो भी बिना किसी मुकदमा चलाए जेल में बंद कर सकते हो, और जेल में बंद करने पे थकचो कोई दिक्कत नहीं है। तो यही वाला रूल लागू कर दिया था। तो इसका ही विरोध ना जलियांवाला बाग में हो रहा था, इसी के लिए ना सभा बैठाई गई थी। चलिए समझ रहे हैं ना आप लोग। तो भारत में बढ़ती हुई क्रांतिकारी घटनाओं और असंतोष को दबाने के लिए, चूंकि आपको बताए थे कि वो कह दिया था कि जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होगा हम भारत को आजाद कर देंगे, तो भारत को आजाद किया ही नहीं। तो भारत में आंदोलन शुरू हो गया, सब में क्रांतिकारी फैल गया कि भारत आजाद नहीं किया, धोखा दिया हमको, धोखेबाज कहीं ऐसे बोलने लगा। अब इनको दबाने के लिए उस समय कौन थे बाबू, तो याद रखिएगा, लॉर्ड चैम्सफोर्ड जो न्यायाधीश थे, वो सिडनी सिडनी की अध्यक्षता में रोलेक्ट एक्ट क्या किया, मतलब एक कानून बनाया। ठीक है, चलिए इस कानून के बारे में समझते हैं। 21 मार्च को केंद्रीय विधान परिषद में यह पारित किया गया, यानी 21 मार्च को क्या कर दिया गया, केंद्र में यह पारित कर दिया गया, केंद्र में लागू कर दिया गया। लेकिन केंद्र में लागू किया तो लागू कर दिया, तो अगर पूरे देश में लागू हो जाता, पूरे स्टेट सब में भी लागू तो दिक्कत हो जाता। इसी का विरोध हो रहा था, लागू किया। इस अधिनियम के अंतर्गत एक विशेष न्यायालय के गठन का प्रावधान था, जिसके निर्णय के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती थी। यानी आप इस कानून, अगर आप इस कानून के अंतर्गत पकड़ा गए तो कोई अपील नहीं कर सकते। बताइए कितना खराब कानून है भाई। बिना जुर्म किए तुम पकड़ लोगे और अपील भी नहीं कर सकते हो। अपील करने का मतलब क्या कि आप कोर्ट में, जैसे अभी देखिए होता क्या है, अभी तो बबुआ तुम चोरी करते पकड़ा जाओ या मर्डर करते पकड़ा जाओ, आपको वकील मिल जाता है, आप अपना केस लड़ सकते हैं, सही है कि गलत है। आप दोषी पाए गए तो बच भी जाते हैं। उस समय आपको सिर्फ शक के आधार पर गिरफ्तार किया था, बाकी अपील नहीं कर सकते हैं आप कोर्ट में, आप अपने खिलाफ वकील को खड़ा नहीं कर सकते। सोचिए कितना बड़ा ये मतलब गलत कानून था, तब ना इसका विरोध हो रहा था। किसी भी व्यक्ति को अमान्य साक्ष्य और बिना वारंट के भी गिरफ्तार किया जा सकता है। यानी अमान्य साक्ष्य, यानी कोई जरूरी नहीं है कि तुम, कोई प्रूव नहीं देंगे कि तुम दोषी हो। अभी कोई आता है गिरफ्तार करने, कहते हो ना हमारा गलती क्या है, गलती बताइए, तो बताता है कि देखो देखो तुम यहाँ यहाँ कांड किया, ये मर्डर किया है, यहाँ पर ये इसको किया है, दिखाता है पुलिस वाला। लेकिन कहा भैया उस समय रोलेक्ट एक्ट में ऐसा बात था क्या ना, तो कोई साक्ष्य नहीं देंगे, तुम पे शक है, चलो उठा के लेके चल देता था। कहता अमान्य साक्ष्य, यानी कोई साक्ष्य नहीं, बिना वैलिड का आपको उठा लेंगे। ठीक है, और बिना वारंट का, कोई जरूरी नहीं कि आपको गिरफ्तार करने के लिए वारंट निकले। अभी देखिए गिरफ्तार करने के लिए किसी भी व्यक्ति को अगर जेल में बंद करना होता है तो वारंट निकलता है, वारंट जारी होता है तभी पुलिस वाला आपको गिरफ्तार कर सकता है, ऐसे नहीं कर सकता है। तो बिना वारंट का अमान्य साक्ष्य का गिरफ्तार कर लेता था, किसमें, रोलेक्ट एक्ट में। तब ना यहाँ के लोगों को लगा कि तो भैया गड़बड़ कानून है, आई कानून एक बार आ गया तो हो गया, कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि कानून है। ठीक है, चलिए गिरफ्तार किया जा सकता था। महात्मा गांधी जैसे नेताओं ने इसे अनुचित, यानी गांधी कहा कि नहीं ये बहुत खराब कानून है, गलत कानून है, इसे अनुचित, स्वतंत्रता का हनन करने वाला, यानी जो हमारी आजादी है उसका हनन करने वाला यह कानून है, तथा व्यक्ति के मूल अधिकारों की हत्या करने वाला इस कानून को बताया। यानी गांधी जी कहा कि नहीं ये स्वतंत्रता का हनन करने वाला कानून है, ये अनुचित कानून है, और साथ ही साथ व्यक्ति का जो मूल अधिकार है उसको तो खत्म ही कर देगा। शक के आधार पर गिरफ्तार, भाई ये कहाँ की न्याय है, शक हम पे ही, इस पे है, गिरफ्तार करके अभी पूछ मारेंगे, अभी दिक्कत है कि नहीं है, हमको दुश्मनी निकालना होगा, इस पे शक है, चलो भाई चलो गिरफ्तार कर लेते हैं, दिक्कत है। ऐसा खराब है कि नहीं, आप ही लोग सोच समझ सकते हैं। चलिए आगे देखा जाए। इस रोलेक्ट एक्ट के विरोध में गांधी जी की अध्यक्षता में एक सत्याग्रह सभा आयोजित की गई और गिरफ्तारियां भी दी गई। यानी गांधी जी क्या किए, एक सभा का भी आयोजन किए। बाबू समझ रहे हैं आप लोग। चलिए आगे समझा जाए। फिर 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल आयोजित की गई। यानी 6 अप्रैल, याद रखिएगा 6 अप्रैल को क्या हुआ कि पूरे देश में हड़ताल कर दिया गया। यानी पूरे देश का कोई लोग काम धंधा पर नहीं जाएगा, हर चीज छोड़ करके क्या हो गए, आंदोलन में शामिल हो गए। देशव्यापी हड़ताल हुआ, याद रखिएगा, यहाँ सब्जेक्टिव पूछा जाता है। और कई जगहों पर आंदोलन हिंसात्मक हो गया, यानी जो आंदोलन हो रहे थे, जहां अंग्रेज मिलता था वहां अंग्रेजों को पूछ देते थे पकड़ करके। ठीक है,
हिंसात्मक हो गया और अंतिम परिणति 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड के रूप में हुआ। इसी तरह से जो है लोग हड़ताल करते 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 जलियांवाला बाग पहुंचे। किसके लिए? यही रॉलेट एक्ट के विरुद्ध, कि रॉलेट एक्ट को लागू नहीं होने देंगे, इसी के जो है विरुद्ध चर्चा करने के लिए पहुंचे। लेकिन अभी तो आपको बतेबे किए कि जनरल डायर आके क्या किया, कितनी भयावह घटना थी। ठीक है, तो 13 अप्रैल को और पूरा हो गया। 13 अप्रैल को जितना लोग मारा गया, तो पूरे भारत में पूरा क्या हो गया, क्रांतिकारी आंदोलन होना शुरू हो गया। ठीक है बाबू, तो यहाँ तक क्लियर है आप लोगों का? तो रॉलेट एक्ट वाला आप लोगों को बातें समझ में आ गई। पूछा जाता है रॉलेट एक्ट क्या है, रॉलेट एक्ट कब लागू हुआ था। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन आपको पूछते हैं बोर्ड एग्जाम में, इसलिए ध्यान से पढ़िए बाबू। एक एक करके आप लोग का हिस्ट्री एक भी स्किप नहीं कर रहे। A to Z हर एक लाइन को कवर करते हुए आपको इस तरह से समझा रहे हैं ताकि आपको पूरे भारत की हिस्ट्री समझ में आ जाए। बातें समझ में आ रहा है? तो यहाँ तक क्लियर है। तो कल के क्लास में हम लोग देखेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड, और आपको हम एक दो टॉपिक जो उसमें शॉर्ट कर दिए थे, चंपारण का किसान आंदोलन, खेरा आंदोलन, अहमदाबाद मिल मजदूर, 3 आंदोलन को और ऐड करके उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। क्लियर है?